2024 के लोकसभा चुनाव हमेशा से लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एडीआर की ओर से एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर आपको बताएंगे कैसे लोकसभा के अंदर डाले गए वोट और गिने गए वोटों के अंदर जबरदस्त तरीके का अंतर देखने को मिल रहा है दोस्तों। बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। क्या इससे क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे बदले गए हैं? बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों और कितनी सीटों पर किस तरीके के अनियमितता सामने आए हैं, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को राहत मिली है दोस्तों। बताएंगे वीवीपैट पर्ची और ईवीएम मशीन को लेकर याचिका से जुड़ी बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। साथ साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन सारे लोग एक साथ विरोध करते नजर आ रहे हैं। बताएंगे क्या कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रोटेस्ट के दौरान मौजूद थे या नहीं मौजूद थे दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे की पोल समाजवादी पार्टी ने कुछ ही घंटे में खोली है और इसी के साथ में अखिलेश यादव ने भाजपा पर कुछ ही शब्दों में ऐसा निशाना साधा है दोस्तों जिससे बीजेपी के लोग अब जल्दी उभर नहीं पाएंगे। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों पर कुल पड़े वोटों और गिने गए वोटों के अंतर काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने बताया कि 362 सीटों पर कुल वोट और गिने गए वोटों के बीच में लगभग 5,54,598 का अंतर है। यानी इन सीटों पर कितने वोट कम गिने गए हैं, वहीं पर 176 सीटों पर कुल पड़े वोटों से 35,000 वोट ज्यादा गिने गए हैं दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक अमरेली, अटिंगल और लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दादर के साथ साथ दमन और दीप को छोड़ दे तो 538 सीटों पर डाले गए कुल वोट और गिने गए वोटों में जबरदस्त तरीके की विसंगतियां यानी एरर देखने को मिल रहा है। 538 सीटों का ये अंतर 5,89,691 वोटों का है। सूरत सीट पर वोट नहीं डाला गया था क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार होने के बीच प्रत्याशियों ने बीजेपी के कैंडिडेट को चुनौती नहीं दी थी, यानी निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से चुनकर आया हुआ है दोस्तों। साथ साथ एडीआर के संस्थापक बोले, कहा चुनाव नतीजों को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। एडीआर के संस्थापक जगदीप ने कहा कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत देर से जारी करने और निर्वाचन क्षेत्रवार और मतदान केंद्रवार आंकड़े उपलब्ध न होने को लेकर सवाल है। सवाल यह है कि नतीजे अंतिम मिलान आंकड़ों के आधार पर घोषित किए गए थे या नहीं। चुनाव आयोग की ओर से इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। अगर जवाब नहीं मिलेंगे चुनाव आयोग की ओर से तो संदेह उत्पन्न होगा। कुल मिलाकर एडीआर ने यह नहीं बताया है कि अगर वोटों को गिना गया होता, जितने कम वोट गिने गए हैं तो नतीजे किस तरीके के रहते। लेकिन फिर भी सवाल तो बनता ही है दोस्तों। 5 लाख से ज्यादा वोट, 5.5 लाख के आसपास वोट, कोई कम वोट नहीं होता। इससे कई सीटों के नतीजे बदल जाएंगे, किसी के पक्ष में भी जा सकते हैं। लेकिन वोटिंग की काउंटिंग तो एकदम सही होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या आपको इसके पीछे कोई बड़ी साजिश लग रही है या फिर ये कोई एक नॉर्मल एरर लग रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। साथ साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम मशीन से 100% मिलान कराने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में दिए गए आधार पर विचार करने के बाद हमारा यह मानना है कि 26 अप्रैल को फैसले पर पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट और ईवीएम मशीन की पर्चियों का 100% मिलान कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही याचिका पर चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की गई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब याचिका खारिज कर दी। पुनर्विचार याचिका अरुण कुमार अग्रवाल के द्वारा दायर की गई थी दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आयोजित की गई सभा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लगातार जेल में रखा जा रहा है, जिसके कारण विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाने का फैसला लिया दोस्तों। जो जानकारी आई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, अवैध गिरफ्तारी और जेल में बंद और उनके स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें डीएमके की ओर से ए राजा मौजूद रहे, एआईएफबी की ओर से जी देवराजन मौजूद रहे, सीपीएम की ओर से दीपांकर भट्टाचार्य भी प्रदर्शन का हिस्सा बने। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने 2 नेताओं को भेजा था, एक प्रमोद तिवारी और एक गौरव गोगोई, दोनों मौजूद थे। शिवसेना यूबीटी की ओर से संजय राउत मौजूद थे। एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से खुद पवार साहब मौजूद थे दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट है जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की ओर से न्यूज शेयर करते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी गई है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि महिला अपराध में समाजवादी पार्टी के लोग पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बाराबंकी की न्यूज शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी ने निशाना साधते हुए लिखा कि आप सदन में सरेआम झूठ बोल रहे हैं, शर्म कीजिए योगी जी। रेप, छेड़छाड़ और अन्य तमाम महिला अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल निकलते हैं और आप किस आधार पर, किस मुंह से समाजवादी पार्टी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? भूल गए आप बलात्कारी सेंगर और चिन्मयानंद को संरक्षण वाला अपना मामला? भूल गए आप हाथरस रेप कांड में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, भाजपाइयों की भूमिका? तनिक तो शर्म करिए महाराज, नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए योगी आदित्यनाथ के सवाल पर करारा जवाब दिया गया है दोस्तों। वहीं पर योगी आदित्यनाथ जहां पर एक और विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर भाषण दे रहे थे तो अखिलेश यादव सीधे सदन से यानी देश के पार्लियामेंट से भारतीय जनता पार्टी को ललकार रहे थे। इस बार अखिलेश यादव ने फिर तंज कसते हुए बीजेपी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया दोस्तों, उसी से समझ सकते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी दयनीय है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे हैं आप। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर कोई जवाब देते बन नहीं रहा था दोस्तों।
दोस्तों तो कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, सबने चुप्पी साध रखी थी। आपको बता दें कि बीजेपी में बार बार ये कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव में हार का क्या कारण रहा है, और सबको पता है कि कारण कौन है हार का। इसके बावजूद से पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा रहा है, और यही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है दोस्तों। जबकि दूसरे पार्टी पर बीजेपी के लोग तुरंत आकर कमेंट करने लगते हैं। साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले तक अजित पवार के इर्द गिर्द सब कुछ ठीक चल रहा था। 4 जून को नतीजे आने के बाद मालूम हुआ कि वास्तव में तो कुछ भी ठीक नहीं है, हकीकत पर पर्दा लगा हुआ था, वो धीरे धीरे करके उठ गया है दोस्तों। ठीक ठाक स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। चुनावी नुकसान के बाद अब कुछ कुछ शुरुआत में हालात बिगड़ते दिखाई देते, तो लग रहा था कि मामला जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब शरद पवार की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई है, और अजित पवार के साथ जितने भी नेता गए थे, जिनको उम्मीद लग रही थी कि शरद पवार के बाद अजित पवार एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे, उनको समझ में आ गया है कि जब तक शरद पवार है तब तक अजित पवार का उभराव कभी नहीं हो सकता, तब तक वो कोई भी बड़े नेता बनकर नहीं उभर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के गुट को असली एनसीपी मानने के महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और 40 विधायकों को तलब भी किया है। ध्यान रहे कि अजित पवार घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल भी अदालत का आखिरी फैसला आने तक कर रहे हैं, और अदालत के आदेश पर लोकसभा चुनाव में उनको मीडिया में विज्ञापन देकर लोगों को यह बताना भी पड़ा था। एक तो अजित पवार को छोड़कर नेताओं का एक बड़ा समूह शरद पवार की पार्टी की तरफ मूव कर रहा है, दूसरी और ये भी मामला अब काफी बड़ा बन चुका है दोस्तों। इस पूरे मामले पर अब जो जवाब आएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा, अगर विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को असली शिवसेना मान लिया गया और उनको वापस से वही सिंबल लौटा दिया, घड़ी चुनाव चिन्ह, तो उसके बाद अजित पवार ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, और लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन इसके बावजूद कि उनके पास घड़ी चुनाव चिन्ह था। आने वाले दिनों के अंदर स्थिति और खराब होने वाली है। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या अजित पवार बिना शरद पवार के समर्थन के अपनी पार्टी को बचा पाएंगे इस चुनाव के अंदर? लिखकर जो बताएगा। साथ साथ संसद के मानसून सत्र का मंगलवार को 7वें दिन लोकसभा में अखिलेश यादव ने मेक इन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर यूपी को सिर्फ प्रधानमंत्री मिले, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, 10 सालों में कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं मिला, हम जहां पर थे वहीं पर खड़े हुए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करने की मांग की थी। उन्होंने सदन के बाहर प्रदर्शन किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पेश कर रही थी, इसका विरोध किया गया है दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा चुने गए लोगों को ही बजट पेश करना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव ही नहीं करवाए जा रहे, तो वहां के लोग अपना डिसीजन कैसे लेंगे, ये बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव कराएंगे तब चुनाव कराएंगे, हालांकि अभी तक तो धरातल पर ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि जल्दी चुनाव होने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि घुमा फिराकर ही बातें की जा रही है। इसी के साथ में दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए हादसे पर 2 सप्ताह के अंदर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में दिल्ली के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया गया है कि पूरे दिल्ली में चल रहे ऐसे सभी इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर को सटीक संख्या प्राप्त करें और नियम का उल्लंघन कर रहे सभी लोगों पर कार्रवाई करें। रिपोर्ट में ऐसे संस्थानों के खिलाफ भी शिकायतों, संबंधित विभागों की उन पर किए गए एक्शन की जानकारी भी मांगी गई है। दोस्तों देखते हैं इस मामले पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर केवल खाना पूर्ति के लिए इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है और केवल नाम मात्र के लिए इस पर स्वतः संज्ञान लिए जा रहे हैं। जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक लगातार पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों का। जय हिंद जय भारत।